हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी रिव्यूज़। आज हम 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी द रॉन्ग टर्न को रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात दिखाए जाते हैं, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेला नामी कपल को हम क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है, इसे अपने सामने एक तालाब नज़र आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो हेला को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हेला को देखते हैं, जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी दौरान वो रस्सी की मदद से लटक जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और रिची को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन जब रिची इसे नहीं नज़र आता तो वो परेशान हो जाती है। इसी दौरान इसके मुंह पर खून के 2 कतरे गिरते हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। इसी दौरान ऊपर से कोई रिची को नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर ये बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन कोई बहुत जल्दी से इसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपनी रस्सी को काट कर संभलने की कोशिश करती है और आखिरकार नीचे जाकर गिरती है। नीचे गिरते ही इसकी नज़र रिची की लाश पर पड़ती है और अब ये इसे देखते ही रोने लग जाती है और इसे पहाड़ से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये मदद के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन इसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और ये गिर जाती है। इसी दौरान मर्डरर आता है और इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रही वारदातों पर पड़ती है, जहां न्यूज़ में इस इलाके से एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। यहां तक कि लोग इस इलाके में जिन्नात के होने का दावा भी करते हैं। अब हम फिर से एक गाड़ी को इस इलाके से गुजरता हुआ देखते हैं, जहां हम कैरिस को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। इसी सफ़र के दौरान ये एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और ये ट्रैफिक देख के बहुत परेशान हो जाता है। कैरिस अपनी गाड़ी से निकलकर अपने आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से इस ट्रैफिक जैम की वजह पूछता है, जो इसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल का ट्रक उलट गया है, जिसकी वजह से इसे इस ट्रैफिक जैम में कई घंटे लग सकते हैं। कैरिस ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में फंसता हुआ देखकर वापस घुमा लेता है और इस कंपनी को इतला करने के लिए फ़ोन करता है कि वो लेट हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आते और फ़ोन नहीं हो पाता। अब फ़ोन की तलाश में इसे एक गैस स्टेशन का बोर्ड नज़र आता है और वो अपनी गाड़ी को इसी तरफ घुमा लेता है। इसे रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ी नज़र आती है, जिसे इनके दरमियान में से होता हुआ गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ इसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला नज़र आता है। अब ये गाड़ी से उतरकर कंपनी को इतला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से नहीं कर पाता। अब ये गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, जो इसकी बातों को पहले तो इग्नोर कर देता है। इसकी नज़र साथ लगे मैप पर पड़ती है, जहां शहर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता मौजूद होता है। अब ये गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है। वो इसे इस रास्ते पर जाने का मशवरा दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है और घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन पर पहुँचता है, जहाँ इसे शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड नज़र आता है। अब ये देखकर परेशान हो जाता है और फिर अपनी गाड़ी को इसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ देता है। रास्ते में इसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब गाड़ी का शोर सुनकर इसके मालिक यहाँ आ जाते हैं और इसका हाल पूछते हैं। कैरिस खुद को संभालते हुए इनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है और साथ ही इनसे गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ने की वजह भी पूछता है, जिससे फ्रेंसिन इसे बताती है कि किसी ने नुकीली तार इस सड़क पर बिछा दी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का टायर फट गया है। इनकी एक दोस्त इन्हें पिछले गैस स्टेशन पर जाकर फ़ोन कॉल करने का कहती है, लेकिन कैरिस इनको वहां जाने से मना करता है और बताता है कि वो फ़ोन डेड पड़ा हुआ है। अब ये लोग फैसला करते हैं यहाँ से आगे पैदल बढ़ने का, लेकिन एवान और फ्रेंसिन यहाँ रुककर गाड़ियों की देखभाल करेंगे। ये लोग कुछ ही दूर तक अभी पैदल चलते हैं तो इन्हें ज़मीन पर एक जानवर पड़ा हुआ मिलता है, जिसका दरमियान में से पेट किसी ने फाड़ दिया था। आगे बढ़ने के बाद इन्हें जंगल में टायर जलते हुए दिखाई देते हैं। कैरिस को यहाँ पर खतरा महसूस होता है और वो इन सबको पैदल आगे बढ़ने का कहता है और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तभी हम एवान और फ्रेंसिन को देखते हैं, जिन्हें करीबी झाड़ियों से हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। एवान ये देखने के लिए जंगल में जाता है। फ्रेंसिन जब इसे पास नहीं देखती तो इसके पीछे जंगल में जाती है। कुछ ही दूर इसे एवान का जूता दिखाई देता है। जब इसके पास पहुंचती है तो इसे एवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इसी दौरान कोई शख्स इस पर हमला करके इसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ हम बाकी चारों को देखते हैं, जो सड़क के किनारे जा रहे होते हैं मदद के लिए। इसी दौरान इनकी नज़र एक घर पर पड़ती है,
जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ देखकर कैरिस परेशान हो जाता है और मदद के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाता है। कुछ ही देर में इन्हें मालूम हो जाता है कि घर में कोई नहीं है। अब वो कॉल करने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ इनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर मालूम होता है कि परसों से यहाँ सफाई नहीं हुई। इसी दौरान ये देखते हैं वहाँ बहुत सारी चाबियाँ और ग्लासेस। हैरिस जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज के अंदर बहुत से इंसानी अज़ा कटे हुए दिखाई देते हैं और जैसी को दूसरे कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती हैं जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का टायर फटा था। और अब ये सब वहाँ से जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इन्हें बाहर एक ट्रक दिखाई देता है जो इनकी गाड़ियों को लेकर वहाँ आ रहा होता है। अब ये घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो दरवाज़ा बंद होता है। अब ये चारों यहीं फंस जाते हैं और यहीं छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हम मर्डर को अंदर आता हुआ देखते हैं, जो आते ही फ्रेंसिन की लाश को ज़मीन पर फेंक देता है। ये मंजर देखकर कैरिस और जैसी सख्ते में आ जाते हैं। यहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसिन की लाश को टेबल पर रखकर अपने औजारों से उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है, लेकिन कैरिस इसके मुंह पर हाथ रख देता है। इसके बाद ये तीनों लाश खाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं और मौका पाते ही ये चारों दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये निकलने लगते हैं एक आदमखोर की नज़र इन पे पड़ जाती है। अब ये चारों यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये तीनों आदमखोर इनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ियाँ चुराने का प्लान बनाता है और इनका ध्यान बटाने के लिए शोर मचाते हुए दूसरी तरफ भागता है। इसी दौरान एक आदमखोर गोली चलाकर इसे जख्मी कर देता है और बाकी तीनों बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान हम स्कॉट को ट्रक की तरफ भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वो ट्रक के करीब पहुंचता है, एक तीर उसके सीने में घुस जाता है और आर पार निकल जाता है। बाकी तीनों यहाँ से ट्रक लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही दूर पहुँचने के बाद इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन्हें अपना ट्रक यहीं छोड़ना पड़ता है। अब हम इन तीनों को जंगल से सड़क की तरफ जाते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद वो तीनों आदमखोर भी इनका शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दिन से रात हो जाती है और ये काफ़ी थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक जगह लेट जाते हैं। वहीं कार्ली इन्हें ऊपर देखने के लिए कहते हैं। जैसे ही ये ऊपर देखते हैं, इन्हें लाइट हाउस दिखाई देता है। ये लाइट हाउस को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। जैसे ही ये लाइट हाउस के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ किसी को ना पाकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वहीं जैसी को फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है, जिससे वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। यहाँ हम कार्ली को देखते हैं, जिसे एक पुराना रेडियो नज़र आता है। वो रेडियो ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान कैरिस को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो नीचे देखता है तो इसे वो तीनों आदमखोर ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये लाइट हाउस का कुछ सामान पकड़कर एंट्री गेट पर रख देता है ताकि वो ऊपर ना आ सकें। कुछ देर बाद वो तीनों इन्हें वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। कार्ली दोबारा से रेडियो ऑन करती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक आदमखोर इसकी वायर खींच देता है और रेडियो टूट जाता है और वो तीनों इस लाइट हाउस को नीचे से आग लगा देते हैं। ये देखकर ये तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी खुद को जलता हुआ देखकर जैसी एक वजनी संदूक उठाती है और इस संदूक की मदद से खिड़की को तोड़ देती है। कैरिस जब नीचे देखता है तो इसको दरख्त दिखाई देते हैं। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर छलांग लगा देते हैं, जिसे नीचे खड़े आदमखोर देख रहे होते हैं। अब ये लोग इनको पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और ये तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कार्ली एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाने की कोशिश करती है, इनमें से एक आदमखोर इसको पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी मारकर इसके 2 टुकड़े कर देता है और बाकी दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब कैरिस खुद को संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है, इसे गाड़ी का शोर सुनाई देता है। जब ये देखता है तो एक पुलिसमैन इसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये उसे रोककर उससे मदद मांगता है। जैसे ही पुलिस वाला बाहर आता है, इसकी आंख में एक तीर लगता है और ये वहीं मर जाता है और एक आदमखोर यहाँ आकर कैरिस को ढूंढना शुरू कर देता है। कैरिस खुद को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जैसे ही आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है, इसे कैरिस नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन लोगों ने जैसी को बांधा होता है। वहाँ जैसे ही ये आदमखोर जैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसे बाहर किसी गाड़ी का शोर सुनाई देता है। शोर सुनने के बाद ये दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस इसे गाड़ी समेत कुचलकर यहीं ख़त्म कर देता है। उसके बाद खंजर की मदद से दूसरे आदमखोर को भी मार देता है। उसके बाद ये जैसी को आज़ाद करवाने के लिए उसकी रस्सियाँ खोलता है। इसी दौरान पीछे से तीसरा आदमखोर इस पर हमला कर देता है और इसे मारने की कोशिश करता है। जैसी इसी दौरान पीछे से एक तीर निकालती है और तीसरे आदमखोर के सर में मारकर इसे यहीं ख़त्म कर देती है। अब ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और कैरिस की नज़र इस फ्यूल बॉक्स पर पड़ती है। वो इसे गोली की मदद से हिट करता है और यहाँ आग लग जाती है
और कुछ ही देर में ये पूरा घर ब्लास्ट की मदद से उड़ जाता है। ये दोनों इसी ट्रक की मदद से गैस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही ये गैस स्टेशन के करीब पहुंचते हैं, गैस स्टेशन का मालिक इस ट्रक को देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। कैरिस यहाँ पहुंचकर उस मैप को उठाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।